हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट जीके का जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमारी चल रही है उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में लगभग हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसका नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। ऑप्शन की व्याख्या के साथ आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो सके। 26 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक संस्कृति में महल, आरसी, अनवट आदि क्या है? पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं के वस्त्र है। राजस्थान में विवाह की रस्में हैं। विभिन्न तरह के आभूषण है, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो महल, आरसी और अनवट है, वो विभिन्न तरह के आभूषण है। क्या है? विभिन्न तरह के आभूषण है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमेल स्त्री के कहाँ का आभूषण है? ये गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? स्त्रियाँ ऐसे कहाँ पे पहनती है? गले में। आरसी है वो हाथ का आभूषण है जो अंगूठी के समान होता है। अनवट है वो पैर का आभूषण होता है। किसका आभूषण होता है? पैर का आभूषण है। इन्हें मैंने आपको बता दिया कि ये विभिन्न तरह के आभूषणों के क्या हैं? प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पहले का है? यानी शिशु के जन्म के पहले का संस्कार बताना है हमें। पहला है सीमंतोन्नयन, निष्क्रमण, समावर्तन और करणवेद। तो देखो यहाँ पे जो निष्करण, समावर्तन और करणवेद है ये तो है जन्म के बाद के सारे संस्कार, और जो सीमंतोन्नयन है सीमंतोन्नयन है ये क्या है? शिशु के जन्म के पहले का संस्कार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हिंदू कैलेंडर के अनुसार राजस्थान में कौन सा त्यौहार चैत्र मास में नहीं मनाया जाता है? यानी चैत्र मास में नहीं मनाया जाता। तो सबसे पहले देखो रामनवमी मनाई जाती है, वो चैत्र मास में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। हनुमान जयंती है वो मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। और गुडला ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये 2-3 त्यौहार है, ये तो चैत्र मास में मनाए जाते हैं, लेकिन पीपल पूर्णिमा नहीं मनाया जाता। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। देखिए मेले दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले है जो मरु मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में मरु मेले का आयोजन होता है। एक है कपिल धारा मेला। ये जो कपिल धारा मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है? बारां में। भरथरी मेला है ये अलवर में होता है। और रामदेव जी का जो मेला है वो कहाँ पे होता है? जैसलमेर में। यानी यहाँ पे इनके लिए दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये कपिल धारा मेला है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे देखो कपिल धारा मेला कहाँ पे होता है? बारां में।
जो कपिल धारा मेला है, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? बारां में होता है। और ये सहरिया जाति का कुंभ मेला है। क्या है? कुंभ मेला है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो गया कपिल धारा मेला, एक होता है देखो कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि मेला। अब देखो जो धारा मेला है, धारा बारा, तो ये तो दोनों देखो रा आ रहे हैं, तो ये तो याद रख लीजिएगा। एक है कपिल मुनि मेला, ये मनाया जाता है बीकानेर में। कहाँ पे मनाया जाता है? बीकानेर में, जहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दीपोदान के लिए। दीपों का क्या किया जाता है? यहाँ पे दान किया जाता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो क्योंकि इनके नाम सेम है। तो कपिल धारा मेला बारां में, धारा बारां में, कपिल मुनि मेला बीकानेर में। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हो। बता दें मैंने यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2132। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बगल बंडी क्या है? यानी बगल बंडी क्या है? तो यहाँ पे देखो सोफे का प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र, विशेष प्रकार का आभूषण। तो देखो जो बगल बंडी है, ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। क्या है? पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई एक हाथी और लालू ने अपनी शिल्प कला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों के अमर कृति को दर्शाता है? देखो जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई थे, एक तो था हाथी और एक लालू। उन्होंने अपनी शिल्प कला की विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को, यानी किस हवेली को उन्होंने क्या किया था? आकार प्रदान किया था जो उनकी अमर कृति को दर्शाती है। तो वो है दीवान नथमल की हवेली। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्न में से कौन सा स्थल देवनारायण जी से संबंधित है? यानी देवनारायण जी से संबंधित है बताना है। तो देखो आसींद, एक आसींद भीलवाड़ा में, ये है हल्दीना अलवर में, देवास मध्य प्रदेश में, और एक है बिराटिया पाली में। तो यहाँ पे देखो आसींद में तो देवनारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये तो इनसे संबंधित है। हल्दीना इनसे संबंधित नहीं है। देवास इनसे संबंधित है क्योंकि ये क्या था? इनका ननिहाल। ये क्या था? इनका ननिहाल था। और बिराटिया भी इनसे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक देखो इम्पोर्टेंट बात है देवनारायण जी से, इन्हें क्या कहा जाता है? ईंटों का श्याम कहा जाता है। ईंटों का श्याम कहा जाता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 2011 में मंदिर पर, इनका जो मंदिर था, मंदिर पर डाक टिकट जारी की गई थी। क्या की गई थी? डाक टिकट जारी की गई थी। तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। देवनारायण जी के स्थल किससे संबंधित है? आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म है और देवास मध्य प्रदेश इनका ननिहाल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के वह लोक देवता जो गौ रक्षा से संबंधित नहीं है पूछा। देखो यहाँ पे नहीं है। जो तेजाजी हैं वो गौ रक्षा से संबंधित है। बिगाजी भी गौ रक्षा से संबंधित है, बल्कि रामदेव जी है वो क्या नहीं है? गौ रक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, रुंडेला चित्तौड़गढ़ किस लोक देवता का आदि स्थान है? है ना, यहाँ पे जो रुंडेला चित्तौड़गढ़ में है वो किस लोक देवता का आदि स्थान है? तो कल्ला जी, देवनारायण जी, मामादेव, मलिनाथ जी। देवनारायण जी के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया था कि उनसे तो आसींद और देवास जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, कल्ला जी। अब देखो कल्ला जी को क्या कहा जाता है? इनके बारे में और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? चार हाथों
चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता। देवनारायण जी को क्या कहा जाता है? ईंटों के श्याम। मामादेव को क्या कहा जाता है? इन्हें बरसात के देवता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बरसात के देवता कहा जाता है। तो यहाँ रुंडेला जो आदि स्थान है वो कल्लाजी से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का। कोप 29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक सूची में भारत का स्थान दर्ज किया गया था। तीसरा, चौथा, 10वां और 63वां। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम कोप 29 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहला है कोप 28। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था दुबई। कहाँ पे किया गया था? दुबई, UAE में। ठीक है। नेक्स्ट है कोप 29। तो कोप 29 का जो आयोजन किया गया है, कोप 29 का आयोजन किया गया है वो किया गया है बाकू अजरबैजान में। ठीक है। यहाँ पे देखो इसके बारे में हम बता देते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान खाली रखा गया है, यानी यहाँ पर किसी भी देश को नहीं स्थान दिया गया है, स्थान खाली रखा गया है। और फोर्थ स्थान पे किसको रखा गया है? फोर्थ स्थान पे जो देश है उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क को यहाँ पे फोर्थ स्थान दिया गया है। कुल जो देश थे, टोटल कितने देश शामिल हुए थे इसमें? देश थे तो वो थे 200। ठीक है। और यहाँ पे जो भारत का स्थान है, इसमें भारत का जो स्थान है वो रहा था 10वां। कौन सा रहा था? 10वां। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो एक तो पूछ लेते हैं इसके पीछे का, यानी कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो दुबई, UAE में हुआ था। एक कोप 29 के बारे में मैंने ज़्यादातर बातें आपको बता दी हैं। और एक है कि आने वाला कोप 30, जैसे मतलब कोप 30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोप 30 का जो आयोजन है वो बेलेम शहर, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। वहाँ पर कोप 30 का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर था, भारत के संदर्भ में पूछा था तो वो हो गया 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है? जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं जो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले है सीवेज, यानी वो सीवेज यहाँ पे एक इसे क्या, ये क्या है? डिटर्जेंट या फिर बोल सकते हैं मल या फिर मूत्र। तो ये क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एस्बेस्टस होता है, वो क्या होता है? जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। प्लास्टिक और पॉलीथीन ये तो दोनों सेम है, क्योंकि पॉलीथीन प्लास्टिक से ही बनता है, तो ये भी क्या होती है? अपघटनीय नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, राजस्थानी भाषा के साहित्य रूप कौन सा है? एक तो है डिंगल, एक होता है पिंगल। के संबंध में सही कथन है। डिंगल के बारे में पूछा है। यह मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य है। तो यहाँ पे देखो मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य है, बिल्कुल ये सत्य है।
नेक्स्ट है अंचलदास खींचीरी वचनिका, राज रूपक, नाग दमन आदि डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी बिल्कुल क्या है, सत्य है। अब देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो अंचलदास खींचीरी वचनिका के तो लेखक हैं वो अंचलदास जी है। राज रूपक के जो लेखक हैं उनका नाम है करणीदान। इनके लेखक का नाम क्या है, करणीदान। जो नाग दमन है इनके लेखक का नाम है ईश्वरदास इनके लेखक का नाम है। अब देखो यहाँ पे डिंगल के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है, ट्रू है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक है देखो पिंगल है, ये है मेवात और ये प्रेम की भाषा है। क्या है, प्रेम की भाषा। जैसे वीर रस प्रधान है, ये प्रेम रस प्रधान है। तो यहाँ पे इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो पिंगल की जो रचनाएं हैं, एक तो है वंश भास्कर, एक तो ये हो गई। एक है पृथ्वीराज रासो, एक है वेली किशन रुक्मणी री। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वंश भास्कर के जो रचयिता हैं वो है सूर्यमल और यहाँ पे वेली किशन रुक्मणी के जो रचयिता हैं वो हैं पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने गागरोन दुर्ग में इस रचना की क्या था, लिखा था। गागरोन दुर्ग में इस रचना को क्या लिखा था, किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने। वेली किशन रुक्मणी री, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, ये पिंगल साहित्य रूप से संबंधित है। और जो डिंगल से संबंधित है वो अंचलदास खींचीरी वचनिका, राजरूपक, नाग दमन आदि डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। और पिंगल साहित्य की रचनाएं मैंने बता दी है, ये मेवात से संबंधित थी और ये प्रेम की भाषा से संबंधित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन है, चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये देखो मुक्तक काव्य, शोक गीत। अब देखो मुक्तक काव्य क्या होते हैं, दोहे रूप में होते हैं। और शोक गीत होते हैं जो देहांत होने के बाद में जो शोक मनाने के लिए उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं, भीलों द्वारा वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली रचनाएं। तो देखो ये चरचरी है वो उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, करेक्ट है। भीलों द्वारा वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली रचनाएं, तो यहाँ पे देखो एक गीत है जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गीत गाया जाता है जिससे बोलते हैं हमसिठो। क्या बोलते हैं, भीलों द्वारा वर्षा ऋतु में एक गीत गाया जाता है जिसे बोलते हैं हमसिठो। ये गीत बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा चरचरी रचना है वो उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली जो रचनाएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चरचरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभेड़ा महल कहाँ पे स्थित है। तो अभेड़ा महल है वो कोटा में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अभेड़ा महल के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देती हूँ कि अभेड़ा महल का अभेड़ा महल नाम कैसे पड़ा था। तो देखो यहाँ पे एक राजकुमारी थी, राजकुमारी जिसका नाम था धीरदे। क्या नाम था, धीरदे। इन्होंने यहाँ पे एक कृत्रिम तालाब बनवाया था, कृत्रिम तालाब बनाया था।
बनवाया था या बनाया था, किसने? धीरदेव ने। फिर देखो यहाँ पे कृत्रिम तालाब बनाया था। फिर यहाँ पे जब महाराजा राव उमेद सिंह का शासन आया था, उमेद का शासन था, उस समय इस तालाब में क्या किए गए थे? मगरमच्छ रखे जाते थे। इस तालाब में जो कृत्रिम तालाब था उसमें क्या रखे जाते थे? उस समय यहाँ पे क्या रखे जाते थे? मगरमच्छ रखे जाते थे। और मगरमच्छ रखे जाते थे, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अभेड़ा महल पड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? सही। अभेड़ा महल कहाँ पे स्थित है? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में सत्य कथन नहीं है बताना है। तो जगत सिंह कछुआ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत सिंह कछुआ ने इसका क्या करवाया था? जगत सिंह कछुआ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें हिंदू देवी देवताओं के सजीव प्रतिमाओं से युक्त अति सुंदर गरुड़ मंडप है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह आमेर में स्थित है। अब देखो यहाँ पे इसमें आमेर में स्थित है, ये सेकंड कथन है। जगत सिंह कछुआ ने, फर्स्ट कथन है जगत सिंह कछुआ ने, यही इसके बारे में क्या है? गलत है। अब देखो जगत सिंह कछुआ ने नहीं, बल्कि इसकी जो माँ थी कनकावती, उसने अपने बेटे जगत सिंह की याद में श्री जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो श्री जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है, जगत सिंह कछुआ की माता कनकावती, जिनका नाम था कनकावती, ने अपने पुत्र की याद में करवाया था। अब देखो इनके पिता का नाम था, जगत सिंह कछुआ के जो पिता थे उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? पिता थे, उनका नाम था मान सिंह। इन्होंने जब आमेर कहाँ पे? जयपुर। आमेर कहाँ पे? जयपुर में। आमेर पे जब इन्होंने आमेर को जीता था तो अपने पुत्र जगत सिंह कछुआ को वहाँ का शासक बनाया था, फिर उनकी वहाँ पे क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो इसी याद में कनकावती ने अपने पुत्र की याद में किसका? श्री जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो ऑप्शन सेकंड है, इसमें हिंदू देवी देवताओं के सजीव प्रतिमाओं से युक्त अति सुंदर गरुड़ मंडप है, ये सही है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी सही है। यह आमेर जयपुर में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सत्य कथन नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है देखो, सुमेलित कीजिए। पुस्तक दे रखी है और उसके लेखक दे रखे हैं। पहला है अवतार चरित्र, रामगुण सागर, विनय मालिक, और एक है अणभेवाणी। तो यहाँ पे लेखक बताने हैं तो सबसे पहले देखो अवतार चरित्र के जो लेखक है वो है नरहरिदास, ऑप्शन थर्ड। रामगुण सागर के जो रचयिता हैं वो है प्रताप कुंवरी, ऑप्शन फर्स्ट। विनय मालिक के जो रचयिता है वो है दयाबाई। कौन है? दयाबाई। अणभेवाणी के जो रचयिता है वो है रामचरणा जी। तो ये तो हो गया हमारा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। अब देखो यहाँ पे जो दयाबाई है, ये दयाबाई है, इनकी एक रचना और है। ये जो दयाबाई है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये चरणदास जी की शिष्या है। कौन है? चरणदास जी की शिष्या है। एक शिष्या और थी, एक का नाम था दयाबाई, एक का नाम था सहजोबाई।
एक का नाम था सैजो बाई। ये तो हो गई फर्स्ट, ये तो फर्स्ट थी, और ये क्या है सेकंड। दयाबाई की एक तो है विनय मालिक रचना, और एक रचना और है इसकी, एक रचना और है जिसे क्या नाम है, दया बोध, जिसका नाम क्या है, दया बोध। और रामचरण जी है, ये इनके बारे में बता देती हूँ, ये है राम स्नेही, राम स्नेही जो शाहपुरा कहाँ पे है, भीलवाड़ा में, उनसे संबंधित है रामचरण जी। और यहाँ पे देखो सहजोबाई की जो रचना है उसका नाम है, रचना का नाम है सहज प्रकाश, सहज प्रकाश इनकी रचना का नाम है। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे देखो अवतार चरित्र है वो है नर हरिदास जी की, राम गुण सागर है वो प्रताप कुंवरी की, और विनय मालिका है वो दयाबाई की, और अणभेवाणी है वो रामचरण जी की, जो राम स्नेही से जुड़े हैं, जो शाहपुरा भीलवाड़ा में संबंधित स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ की फलुका बाई किस नृत्य से संबंध रखती है। यहाँ पे नृत्य से क्वेश्चन है, ये कल्चर के क्वेश्चन है भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। फल्कू बाई है तेरह ताली नृत्य से, भवई नृत्य से, चरी नृत्य से, कच्ची घोड़ी नृत्य से, तो वो चरी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 13 ताली नृत्य है। अब ये जो फल्कू बाई है ये चरी नृत्य से संबंधित है, और ये कौन सी जाति से है, गुर्जर जाति से है। कौन सी जाति से है, गुर्जर जाति से संबंधित है। अब देखो 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य के बारे में अगर पढ़ें तो ये कहाँ से, पदराला गांव, कौन से गांव से संबंधित है, तो ये पदराला गांव पाली से संबंधित है, वहाँ से इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और इसकी जो नृत्यांगना है, जो नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना वो है मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई। नेक्स्ट है भवई नृत्य। भवई नृत्य है, इसकी उत्पत्ति हुई थी बाघा जी जाट के द्वारा केकड़ी, जो केकड़ी से हुई थी। केकड़ी कहाँ पे है, ब्यावर अजमेर में, ठीक है। और इनकी एक नृत्यांगना और है, वो है अस्मिता काला, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया कि इन्होंने 111 मटके सर पे रख के क्या किया था, नृत्य किया था, तो इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जो किससे संबंधित है, भवई नृत्य से संबंधित है। और नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये शेखावाटी का नृत्य है, शेखावाटी, और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। ये क्या है, व्यावसायिक नृत्य है। तो मैंने आपको सभी नृत्य के बारे में बता दिया। 13 ताली नृत्य के बारे में, जो इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, और फल्कू बाई है वो चरी नृत्य से संबंधित है। भवई नृत्य से बागाजी जाट और अस्मिता काला। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावाटी का व्यावसायिक नृत्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे। कृष्णदास, पयहारी, रामानंद, नंतानंद, अगरदास। तो यहाँ पे अंतानंद, अगरदास या रामानंद नहीं, बल्कि कृष्णदास पयहारी क्या थे, गलता जयपुर के संस्थापक थे, जिन्होंने सर्वप्रधान गद्दी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रामानंद, सबसे पहले आते हैं रामानंद। इनके क्या थे, 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, 12 शिष्य थे।
ठीक है। 12 शिष्य में से एक शिष्य था जिसका नाम था अंतानंद। क्या नाम था? अंतानंद। इनके शिष्य थे, उनका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास पैहारी इनका नाम था। इन्होंने देखो, कृष्णदास पैहारी ने इन्होंने क्या किया था? जयपुर का शासक था, जयपुर शासक महाराजा पृथ्वीराज के जो गुरु थे, पृथ्वीराज के गुरु चतुरनाथ को गलता में क्या किया था? हराया था। गलता में हराया था। और वहीं पर उन्होंने क्या की थी? गलता पीठ की, गलता पीठ की जयपुर में क्या की थी? स्थापना की थी। अब इनके जो शिष्य थे उनका नाम था अगरदास। इनके जो शिष्य थे उनका नाम था अगरदास। अगरदास था। इन्होंने देखो रेवासा जो कहाँ पे पड़ता है? सीकर। रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, रेवासा सीकर में। अब देखो, रामानंद के 12 शिष्य उसमें थे, एक थे अंतानंद, उनके शिष्य थे कृष्णदास पैहारी और अगरदास। इन्होंने देखो जयपुर शासक महाराजा थे, उनके गुरुजी थे चतुरनाथ को गलता में हराया था। किसी शास्त्र से संबंधित कोई कंपटीशन था, उसी में इन्होंने चतुरनाथ जी को क्या कराया था? हराया था। तो इन्होंने वहीं पर गलता पीठ की जयपुर में क्या की थी? स्थापना की थी। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, कृष्णदास पैहारी। नेक्स्ट है संत चरणदास के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ पे हमें सत्य कथन बताना है, किसके संबंध में? चरणदास जी के संबंध में। संत चरणदास आजीवन अविवाहित रहे, ये बिल्कुल सही है। संत चरणदास की समाधि दिल्ली में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है। देखो, यहाँ पे जो संत है, एकमात्र संत है जिनकी समाधि कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ये बिल्कुल सत्य है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। अब देखो, यहाँ पे इनका जो जन्म है, संत चरणदास जी का जो जन्म है, संत चरणदास जी का जो जन्म है वो हुआ था देहरा अलवर में। कहाँ पे हुआ था? देहरा अलवर में हुआ था। ठीक है। इनकी शिष्या थी, अभी मैंने बताया था, इनकी शिष्या थी, एक थी सहजोबाई और एक शिष्या का नाम था दयाबाई। क्या नाम था? दयाबाई। इनकी रचना मैंने अभी आपको बताई थी लास्ट में, तो आप यहाँ की इनकी रचना याद रखिएगा। ये दोनों ही शिष्य किसकी है? संत चरणदास जी की, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? देरा अलवर में। तो यहाँ पे जो ये आजीवन अविवाहित रहे थे और इनकी समाधि दिल्ली में है, जिसपे प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? पहला है बत्तीसी नूतना। देखो, ये तो भात से संबंधित है। भात से हमारे राजस्थान में जब भी लड़के या लड़की का विवाह क्या होता है? तय होता है, तो उनकी माँ है अपने पीहर जाके भात नूत कर आती है, तो वो बत्तीसी नूतना होता है। मुकलावा क्या होता है? देखो, इसमें मुकलावा क्या होता है? शादी के बाद में जैसे लड़की है वो ससुराल ना जाकर 2-3 साल के बाद में जाती है, तो वो जो रिवाज होता है उसको बोलते हैं मुकलावा। एक होता है मधुपरक।
ये जो मधुपरक होता है ये क्या होता है, पिता द्वारा स्वागत किया गया। ऑप्शन थर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बरोठी है, बरोठी किसे कहा जाता है, बड़े भाई को, बड़े भाई को बरोठी कहा जाता है। तो ये तो हमारी विवाह से संबंधित हो गई। और मधुपरक हो गया पिता द्वारा स्वागत किए, यानी वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा जो स्वागत किया जाता है उसे बोलते हैं मधुपरक। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान में ओरण क्या है। यहाँ पे देखो हमें राजस्थान में ओरण क्या है ये पूछा है। पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन हैं वो और उन्हें क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो विश्नोई समाज के लिए, जो विश्नोई समाज है उनके लिए ये बहुत ही पवित्र होते हैं, यानी इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो पवित्र उपवन होते हैं। और ये क्या होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, ओरण। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पे सुमेलित कीजिए। पशु मेले दे रखे हैं और स्थान दे रखा है। तो सबसे पहले देखो श्री बलदेव पशु मेला। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है, मेड़ता सिटी में, मेड़ता सिटी में। अब देखो ये मेड़ता सिटी कहाँ पे है, ये है नागौर में। कहाँ पे है, नागौर में। और ये जो मेला है वो बढ़ता है चित्र मास को, चित्र मास में ये मेला बढ़ता है। कौन सा, श्री बलदेव पशु मेला। ज़्यादातर पशु मेले नागौर में ही भरे जाते हैं। नेक्स्ट है चंद्रभाग पशु मेला, ये बढ़ता है झालरा पाटन में। कहाँ बढ़ता है, झालरा पाटन में। रामदेव पशु मेला, रामदेव जो पशु मेला है वो बढ़ता है परबतसर में। कहाँ बढ़ता है, परबतसर में। और वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, नागौर में। सॉरी ये गलत बता दिया अभी, यहाँ पे ये गलत हो गया। देखो रामदेव पशु मेला है वो बढ़ता है नागौर में, रामदेव पशु मेला है वो बढ़ता है नागौर में। और वीर तेजाजी पशु मेला है वो बढ़ता है यहाँ पे परबतसर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता दूँ, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1, 3, 4 और 2। ठीक है, परबतसर में ये जो वीर तेजाजी पशु मेला है ये परबतसर में बढ़ता है। परबतसर भी कहाँ पे है, नागौर में। और ये कब बढ़ता है, भाद्रपद में, नागौर में और भाद्रपद में ये मेला बढ़ता है। झालरा पाटन, झालरा पाटन में जो ये चंद्रभाग पशु मेला है ये बढ़ता है कार्तिक, कार्तिक में ये मेला बढ़ता है। एक है रामदेव जी पशु मेला, रामदेव जी जो पशु मेला है ये माद में बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है। देखो नहीं है पूछा है, तो देखो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और नहीं होते हैं। तो देखो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जो कुलाधिपति होंगे, इनके कुलाधिपति होंगे वो कौन होंगे, राज्यपाल, राज्यपाल होंगे। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होंगे वो होंगे राष्ट्रपति, सॉरी मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे।
केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो होते हैं जो वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं, वही उनके क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, राष्ट्रपति। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो होते हैं जो वर्तमान में कौन होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वही उनके क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, वर्तमान में राज्यपाल। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है, तो फर्स्ट के तो हैं और एक कौन से हैं, फोर्थ के। कौन से के नहीं है, एक तो सेकंड के नहीं है, एक थर्ड के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल पद के अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्वरूप सिंह, कौन थे, स्वरूप सिंह है। इन्होंने देखो 26 अगस्त 1991 में राजस्थान के राज्यपाल का पद संभाला था, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। अब तक 9 राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं, अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं। सेकंड है कैलाशपति मिश्र, ये भी राज्यपाल रह चुके हैं, जो कहाँ के थे, गुजरात के थे, गुजरात के रहने वाले हैं। शिवराज पाटिल, ये कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के। और जो AR किदवई हैं, ये कहाँ के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्वरूप सिंह हैं, 26 अगस्त 1991 को राज्यपाल बने थे और इन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में क्या था, हमारा था, राजस्थान में राज्यपाल का पद संभाला था। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं उनका नाम बताना है, जो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद और एक है जोगिंदर सिंह और रघुकुल तिलक। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा होगा थर्ड करेक्ट। अब देखो गुरुमुख निहाल सिंह, ये फर्स्ट राज्यपाल थे, ये राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल थे, जो कब बने थे, 1 नवंबर 1956 को। और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बने थे। सबसे लंबा कार्यकाल अगर आपको पूछे तो वो है गुरुमुख निहाल सिंह। ये है डॉक्टर संपूर्णानंद, ये है सेकंड राज्यपाल बने थे राजस्थान के, राज्यपाल। और इन्हीं के काल में फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। जो फर्स्ट राष्ट्रपति शासन है वो इन्हीं के काल में लागू हुआ था। फर्स्ट राष्ट्रपति शासन इन्हीं के काल में क्या हुआ था, लागू हुआ था। दूसरे है जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह के बारे में मैंने बता दिया, राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के क्या रहे थे, सदस्य रहे थे, जोगिंदर सिंह। रघुकुल तिलक, देखो रघुकुल तिलक के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है कई बार। ये देखो सेकंड राष्ट्रपति शासन इन्हीं के काल में लगा था। जो सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा था वो इन्हीं के काल में लगा था, रघुकुल तिलक के काल में। और ये एक है RPSC के सदस्य रह चुके हैं, RPSC के सदस्य रह चुके हैं। अगर आपको पूछे कि RPSC के सदस्य रह चुके राजस्थान के राज्यपाल हैं तो रघुकुल तिलक। और एक इनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
एकमात्र राज्यपाल थे, एकमात्र राज्यपाल थे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था, तो बर्खास्त किया गया था। तो हमारा देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जोगिंदर सिंह क्या है, राजस्थान के राज्यपाल जो विधानसभा के सदस्य रहे गए। यहाँ पे मैंने सारे राज्यपाल के बारे में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दी है। आज के जो प्रैक्टिस सेट था उसमें लगभग हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। अब तक हम जीके के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम 51 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आपको आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साइड में, इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ आएगी। लेकिन आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर आप क्लास ले सकते हैं। और इन क्लास के नोट्स की PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको एक साथ सारे क्वेश्चन की PDF जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।